हेलो एवरीवन, मैं हूं आशय गुप्ता और आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 5th पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले पार्ट तक में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तक सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया था। ये 5th पार्ट छोटा होने वाला है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को। तो रेजिस्टेंस को जब कॉम्बाइन किया जाता है तो दो तरीके से कॉम्बाइन किया जाता है। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड यानी एक के पीछे एक लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ट्रेन में वैगन्स को जॉइन किया जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है या फिर इस तरीके से नॉन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है। खास बात यहाँ पर यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही वायर होता है जिसमें अलग अलग रेजिस्टेंसेस को लगाया जाता है और यहाँ पर वायर में डिवीजन नहीं होता, वायर दो पार्ट में नहीं बंटता जिससे करंट को डिवाइड होने का रास्ता नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये दो फिगर देख करके हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एंड टू एंड, है ना ये। अच्छा, इसके बाद आते हैं, इसको एक एक्सपेरिमेंट से हम समझने का कोशिश करते हैं। इन तीनों रेजिस्टेंस के वैल्यू को रिप्लेस करके कोई ऐसा वैल्यू निकालना होगा रेजिस्टेंस का जिसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग नेट रेजिस्टेंस भी कहेंगे। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जॉइन 3 रेजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू इन सीरीज। इस तरीके से हम जॉइन कर सकते हैं, या तो ये कॉम्बिनेशन में या तो ये कॉम्बिनेशन में। फिर कनेक्ट देम विद अ बैटरी, प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग। यहाँ पर एमीटर यूज़ किया गया है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो हम एमीटर का रीडिंग को मेजर कर लेंगे। इसमें करंट आएगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, कुछ भी 0.5 एम्पियर। फिर चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर्स। हम लोग एमीटर के पोजीशन को चेंज करें, अलग अलग जगह पे लगा सकते हैं। जैसे अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस को लगाया गया है। एक बार एमीटर को R1 और R2 के बीच में लगाया गया, एक बार एमीटर को R2 और R3 के बीच में लगाया गया और एक बार एमीटर को R3 और बैटरी के बीच में लगाया गया। तो अलग अलग एम्पियर नहीं बल्कि सेम वैल्यू मिलेगा तीनों ही केसेस में। यहाँ पर एमीटर में अगर 2 एम्पियर वैल्यू शो हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर ही होगा और यहाँ पे भी 2 एम्पियर ही होने वाला है। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। ठीक है, सर्किट में हर जगह पे एमीटर का वैल्यू सेम रीडिंग शो करेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। पोजीशन के चेंज करने के बाद भी एमीटर का रीडिंग सेम रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट के पूरे पार्ट में करंट सेम है। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ से बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल और यह है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, इधर गया, इधर गया। ठीक है, ये करंट का बात हो रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे आया, फिर ऐसे आया, इस तरीके से। ठीक है, क्या करंट को कहीं पे भी डिवाइड होने का जगह मिल रहा है? क्या कहीं भी करंट दो रास्ता में अलग अलग बढ़ जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा। इसका मतलब हुआ कि अगर करंट यहाँ पे 1 एम्पियर है ना, तो पूरे सर्किट में करंट 1 एम्पियर ही होगा, कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। इसलिए तीनों ही केसेस में यहाँ पे और यहाँ पे तीनों ही केसेस में एमीटर का रीडिंग सेम आएगा। इससे समझ में आता है कि द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसका यूज़ करके हम लोगों को इसका फॉर्मूला यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड करना है। देखते हैं। Suppose in the above experiment we connect 3 voltmeters in parallel। अगर हम 3 वोल्टमीटर को पैरेलल में भी लगा दे अलग अलग रेजिस्टेंसेज में, है ना, जैसे इस तरीके से। यहाँ पर R1 है, इसमें वोल्टमीटर V1 को लगाया गया, R2 है, वोल्टमीटर V2 को लगाया गया और R3 है, वोल्टमीटर V3 को लगाया गया। इस केस में अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू, जैसे R1 अगर 10 ओम है, R2 अगर 8 ओम है, R3 अगर 15 ओम है, कुछ भी वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज़ है। तो V1, V2 और V3 का भी वैल्यूज़ अलग अलग मिलेगा, क्योंकि जब रेजिस्टेंस अलग अलग है लेकिन करंट सेम है तो हम फॉर्मूला जानते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर, है ना।
V इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ का फॉर्मूला से। तो R अलग अलग है, I कांस्टेंट है, तो I तो नहीं चेंज कर रहा, लेकिन R के चेंज हो जाने से V चेंज हो जाएगा ना। इसलिए अलग अलग वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप या फिर V1, V2 और V3 मिलेगा। तो लेट द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर बी V1, V2 एंड V3 रेस्पेक्टिवली। लेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर बी I, तीनों रजिस्टर से सेम करंट मान रहे हैं जो I पास हो रहा है, एंड द वोल्टेज गिवन बाय बैटरी बी V, कैपिटल V। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, अगर ये बैटरी कैपिटल V का वोल्टेज दे रहा है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V1 है, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V2 है और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V3 है। वोल्टेज ड्रॉप कहने का मतलब कि अगर जैसे ये 10 वोल्ट दे रहा है तो 10 वोल्ट जो है इसको और इसको, ये तीनों रेजिस्टेंस को बंट जाएगा अपने अपने रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से, इक्वली नहीं मिलेगा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे R1 अगर R1 ज़्यादा हुआ तो R1 में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, R2 अगर कम है तो R2 में वोल्टेज ड्रॉप या V2 का वैल्यू कम होगा। इसी हिसाब से V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू और V3 का वैल्यू तीनों अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का वैल्यूज़ को जोड़ करके 10 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी होता है। यानी V का वैल्यू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, जो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है, इस जगह पर सॉरी, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, अब V1 का वैल्यू कितना होगा? V1 का वैल्यू I इंटू R1 होगा ना, ठीक है, ओम्स लॉ की इक्वेशन से। V2 कितना हो जाएगा? I इंटू R2 और V3 कितना हो जाएगा? I इंटू R3। और V क्या है? V है वोल्टेज गिवन बाय द बैटरी, तो वो हो जाएगा I इंटू R। यहाँ पर ये R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस पार्ट में और इसमें RHS में हम I को कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, यहाँ पे भी I है, तो जब कॉमन लिए तो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I और ये वाला I कैंसिल हो गया और R का वैल्यू, ये एक्चुअली R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट R EQ इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये है नेट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब इस चीज़ को, अब इक्वेशन को समझ के हम लोग और क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द नेट रेजिस्टेंस इज सिंपली द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अगर 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाया जाता तो वहाँ पे हम R4 को भी ऐड कर देते, ठीक है। तो R1 का जो वैल्यू है, R2 का जो वैल्यू है, R3 का जो वैल्यू, उसको पुट करेंगे और हम यहाँ पर से R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। दूसरा जो चीज़ यहाँ पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। अगर हम R1, R2 और R3 में मानते हैं कि R2 सबसे बड़ा है, लेकिन जो R इक्विवेलेंट है ना, ये इससे भी बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे टर्म्स को ऐड किया जा रहा है। तो बेसिकली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विच इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग ये सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया, अब पैरेलल को देखते हैं। व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर नॉट कनेक्टेड एंड टू एंड, नॉट कनेक्टेड एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड जब ये कनेक्टेड नहीं होंगे, बट इन सच अ वे दैट देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो इज कॉल्ड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, ठीक है। इसको समझते हैं। जैसे बैटरी है, की है, एमीटर है, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट इस तरीके से ऊपर जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन दिया हुआ, करंट का I लिखा हुआ, I है करंट का वैल्यू, यहाँ पर I गया, यहाँ पर भी I करंट आएगा। इस जगह पे पॉइंट X पर आने के बाद करंट को 3 अलग अलग पाथ मिल रहा है, यानी यहाँ पर करंट को डिवाइड होने का ऑप्शन है। एक बात समझेंगे, करंट इस वोल्टमीटर से कभी भी नहीं जाता। ये नहीं जाता इसलिए क्योंकि वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है जो करंट को पास नहीं होने देता, ठीक है। तो इन साइंस को ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर बस हम लोगों को वोल्टमीटर इसलिए लगाया गया ताकि हम वोल्टेज को मेजर कर सकें। तो करंट यहाँ पर आएगा, I पर I करंट आएगा, फिर करंट यहाँ पे जाएगा, फिर करंट यहाँ पे जाएगा, फिर करंट यहाँ पे जाएगा।
तीनों में इक्वली नहीं जाएगा। तीनों में इक्वली तभी जाएगा जब ये तीनों रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 का वैल्यू सेम हो। अगर R1, R2 और R3 का वैल्यू डिफरेंट है तो तीनों ही वायर में अलग अलग करंट जाएगा। तो R1 में अगर R1 का वैल्यू अगर कम है, जो छोटा रेजिस्टेंस है, यानी उसमें करंट को रोकने का क्षमता कम है, तो उसमें ज़्यादा करंट जाएगा। और अगर R3 ज़्यादा है, R3 का वैल्यू ज़्यादा है, तो उसमें करंट कम जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट उसमें कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करंट मान लेते हैं I1 करंट फ्लो कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस R1 से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I1, रेजिस्टेंस R2 से जो फ्लो कर रहा है वो है I2, और रेजिस्टेंस R3 से जो फ्लो कर रहा है वो है I3। ठीक है, I3। इस हिसाब से यहाँ पर एमीटर में हमको अलग अलग रीडिंग मिलेगा, I1, I2 और I3, तीन अलग अलग रीडिंग हमको मिलने वाला है। ठीक है, फिर ये तीनों करंट I1, I2, I3 इस तरीके से यहाँ पर आकर के कंबाइन हो जाएंगे और फिर यहाँ पर से ऐसे निकल के वापस अपना एमीटर से होते हुए बैटरी में फिनिश कर जाएंगे। ये कंप्लीट सर्किट हो गया। यहाँ पर जो तीनों रेजिस्टेंस को लगाया गया है R1, R2 और R3 को, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एंड टू एंड नहीं लगाया गया। ठीक है, यहाँ पे पैरेलली लगाया गया एक दूसरे के पैरेलल में, ताकि करंट यहाँ पे डिवाइड हो पाए। ठीक है, करंट को 2 पार्ट या 3 पाथ या 4 पाथ, जितना भी पाथ मिले फ्लो करने का, वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है। हमने देखा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट को डिवाइड होने का रास्ता नहीं मिला था, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को डिवाइड होने का रास्ता मिल रहा है। दूसरा हमने क्या देखा कि तीनों ही रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप था। इसमें V1 था, V2 था, V3 था, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है इन तीनों ही रेजिस्टेंस को सेम मिलने वाला है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस का जो एंड पॉइंट है ये और ये दोनों ही एंड पॉइंट कॉमन बैटरी से कनेक्टेड है। यानी R1 को जितना वोल्टेज मिलेगा R2 को भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा और R3 को भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I, कैपिटल I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और इसके हेल्प से फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो फिर एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट रेजिस्टेंसेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एज शोन इन द डायग्राम। नोट द एमीटर इन दिस रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस में हम एमीटर का रीडिंग को मेजर करेंगे, इसका और इसका और इसका और इसका, चारों का, इन चारों का, जिसमें मेन एमीटर मेरा ये वाला है, बड़ा वाला। ठीक है, बाकी ये तीनों छोटा छोटा एमीटर है और ये मेरा मेन एमीटर है। ठीक, it is observed that the current in each case is different, but the voltage remains same across the combination। मतलब तीनों ही रेजिस्टेंस को सेम वोल्टेज, अगर ये बैटरी 6 वोल्ट का है, अगर 6 वोल्ट का आउटपुट है तो यहाँ पे भी ये 6 वोल्ट का ही आउटपुट देगा। लगता है मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है ठीक से, सॉरी। तो यहाँ पर भी 6 वोल्ट का ही आउटपुट देगा। ठीक है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि the sum of current in each case is equal to the net current in the circuit, मतलब I is equals to I1 plus I2 plus I3। ठीक है, तो जो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है I1, I2 और I3, ये एक्चुअली I ही है जो 3 अलग अलग हिस्सा में बढ़ जाएगा। तो I is equals to I1 plus I2 plus I3। ठीक, अब I का वैल्यू क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? V by R होता है ना। I1 कितना हो जाएगा? V by R1। I2 कितना हो जाएगा? V by R2। और I3 कितना हो जाएगा? V by R3। तो इसका वैल्यूज को पुट करेंगे तो आ गया V by R1 इज इक्वल्स टू V by R इज इक्वल्स टू V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। तीनों में ही राइट हैंड साइड में V कॉमन है और यहाँ पे भी V कॉमन है, तो V को कॉमन ले लिए। फिर ये V और ये V कैंसिल हो गया, तो 1 by R, ये एक्चुअली R इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया? ये वाला 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ये है नेट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या किया गया, इस R को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन तीनों का रेसिप्रोकल यानी तीनों को मिला करके एक साथ उसका पावर 1 यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया गया। तो ये था पार्ट 5। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और फिर हम पार्ट 6 में इन्हीं कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर जो बचा हुआ टॉपिक्स है उसको हम लोग आगे पार्ट्स में करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।